Hey guys, this is Sarfe and welcome to my YouTube channel. तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के एक नया चैप्टर जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और इसे किसने प्रपोज किया था। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि लेवोइज़ियर साहब ने प्रपोज किया था और यहां तक कि हम ये भी जानते हैं कि लेवोइज़ियर साहब इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, राइट ना। तो इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल मतलब रिएक्टेंट में जितना मास लेते हैं उतना ही मास मेरे को क्या मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है। ये हमको लेवोइज़ियर साहब इस लॉ में कहते हैं। तो ये हमारा बेशक राइट बनता है कि उस टॉपिक पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख ले। तो हमारे पास 1 2 3 तीन क्वेश्चंस है और इस 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी इसी वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो भी लॉ पढ़ते हैं उस लॉ पे अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बना लो तो फिर क्या बात है, तब वहां पे बातें और अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं, फिर 1 by 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 1 इस प्रकार है, when 0.097 gram of magnesium was heated in air, 0.1618 gram of magnesium oxide was produced. What is the mass of oxygen need to produce 0.1618 gram? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि यहाँ पे 0.097 ग्राम जो दे रहा है मेरे को क्या है, मैग्नीशियम है। वो एयर के साथ हीट कर रहे हैं तो मेरे को 0.1618 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम को हम एयर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो मेरे को बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम हमारा कितना है, 0.097 ग्राम, ये हमारा मैग्नीशियम है। तो ये एयर के साथ रिएक्ट किया जा रहा है तो मेरे को बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे को बन रहा है 0.1618 ग्राम, 0.1618 ग्राम। तब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस मैग्नीशियम 0.097 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को कितने एयर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे कि मेरे को 0.1618 ग्राम क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मान लो कि ऑक्सीजन जो एयर है हमारा वो कितना है, 1 ग्राम। तो याद करिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि लेवोइज़ियर साहब कहते हैं क्या कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा कितना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 0.097 प्लस x, ये हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, दैट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 0.1618। तो यहां से हम x का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.1618 माइनस 0.097 माइनस 0.097। अब क्या करना है, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे को मालूम हो जाएगा कि उतना ग्राम एयर के साथ इस मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे तो मेरे को 0.1618 ग्राम आ जाएगा। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.1618 माइनस क्या 0.097 तो हो जाएगा 8 4 6 0, यानी क्या आ रहा है 0.0648 ग्राम। इतना ग्राम एयर अगर हम रिएक्ट कराएंगे इतना ग्राम मैग्नीशियम के साथ तो मेरे को बनेगा क्या 0.1618 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बातें समझ में आ रही है। ये किस लॉ पे बेस्ड था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गॉट माइंड, हाउ मच ऑक्सीजन will add oxygen will add with 30 gram of carbon to give 132 gram of carbon dioxide assuming complete combustion of carbon। मतलब यह कह रहा है क्वेश्चन क्या कि कार्बन को कंबशन करने के बाद मेरे को CO2 बनता है, मतलब CO2 बनता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि what amount of oxygen will add with 30 gram of carbon। 30 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कार्बन है अब प्लस O2 बन रहा है क्या, छोटू। कार्बन मेरे को कितना कर रहा है देख सकते हैं 30 ग्राम। फिर मेरे
मेरे को पता करना है क्या कि ऑक्सीजन कितना ग्राम इसमें हम रिएक्ट करेंगे। तो मान लो क्या x ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रहा है 132 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रहा है 132 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। तो मेरे को मालूम करना है कि ऑक्सीजन कितना ग्राम इसमें रिएक्ट किया जा रहा है कार्बन के साथ, ताकि मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 132 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे तो आएगा 30 प्लस x दैट इक्वल 132। क्लियर है? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर x इक्वल 132 माइनस 30। क्या हो जाएगा, आप गौर मान सकते हो 102 ग्राम। मतलब ऑक्सीजन मेरा कितना होना चाहिए 102 ग्राम। जब हम 30 ग्राम ऑफ कार्बन से रिएक्ट आएंगे तो मेरे को बनेगा 132 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर बात है? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक और है, आप देख सकते हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर। फिगर आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन मेड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है कुछ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम से। गॉट माना मैं क्या कर रहा हूं, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कुछ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पता लगाना है कि वो कुछ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना था। तो सिंपल सी बात है, 4 ग्राम ये ऑक्सीजन है और कुछ ग्राम ऑक्सीजन को मान लो x है, और वो टोटल मिलाकर मेरे को कितना बन रहा है 36 ग्राम। तो देयरफॉर x इक्वल क्या होगा 36 माइनस 4, यानी कितना हो जाएगा 32 ग्राम। और ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है बात क्लियर है ना? तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होगी। मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा कि इन अ केमिकल सब्सटेंस if the mass of reactant was found to be 20 gram and the mass of product was found to be 15 gram, did this data follow the law of conservation of mass? क्या ये फॉलो कर रहा है? तो आंसर हम आपका क्या होगा नो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लेववाइजर साहब कहते हैं क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप गौर मान सकते हो, यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट मैंने 20 ग्राम कहा और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना कहा 15 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस डेटा डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हमने बता दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन भी। और इसमें पहले ये क्या होता है, इसको किसने प्रपोज किया था और कैसे इसको समझेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले बोर्ड को रब करना होगा। तो फाइनली बोर्ड क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन भी। तो आइए इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को हम बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन भी। डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब समझना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आखिर क्या है और इसको किसने प्रपोज किया था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये डेफिनिट प्रोपोर्शन को दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट नाम का सीधी सी बात आप याद रखना, प्राउस्ट। मतलब कि ये लॉ जो है प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, प्राउस्ट के द्वारा। अब ये प्राउस्ट साहब इस लॉ में क्या कहते हैं कि सराउंडिंग में आप जितना भी कंपाउंड देख रहे हो, जितना भी केमिकल कंपाउंड देख रहे हो, सब जो होता है एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है बेशक, और वह एटम्स या मॉलिक्यूल जो होता है दैट वाज इन द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। मतलब वो एटम या एलिमेंट जो देख पा रहे हैं वो फिक्स रेशियो में होता है बाय देयर मास। कहने का क्या मतलब है, सेंटेंस लिख देता हूं। ऑल द एलिमेंट्स, दिस लॉ स्टेट्स दैट all the compounds, all the chemical compounds, chemical substance या compound कह सकते हो,
compounds, all the chemical compounds are made by atoms or molecules which are in the fixed ratio, by their weight या by their mass. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ऑल द केमिकल कंपाउंड्स आर मेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर इन द फिक्स्ड रेशियो, विच आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो, आर प्रेजेंट कर देता हूं यहां पे, प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास. मतलब ये कहने का सेंस हमारा क्या है, आप गौर फरमाओ. मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन एटम है. ये मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन एटम है, और ये हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम से मिलकर ये हमारा बनता है क्या, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब इस तरीके से बनता है. फाइनली हमारा जो क्या होता है, H2O. अब मैं बताना चाहूंगा कि ये H2O में जो आप देख पा रहे हो, H2O इज अ कंपाउंड. कंपाउंड जानते हो क्या होता है, जब आपस में 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन करता है इन द फिक्स्ड रेशियो. इन द फिक्स्ड रेशियो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन द फिक्स्ड रेशियो, तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाय देयर मास. अब कहने का सेंस क्या है कि वाटर हमारा कंपाउंड है जिसमें क्या है, आप देख पा रहे हो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टुगेदर देन दैट फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स. अब इस H2 में आप गॉट मान सकते हो, H2 है, O है, तो H2 का मतलब क्या होता है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास, सॉरी 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो यहां पे 2 है, तो यानी 1 into 2 2 ग्राम हो जाएगा. और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना, 16. और इस दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो पता यह चलेगा कि 1:8. यानी कहने का हमारा सेंस क्या है कि वाटर कंपाउंड जो होता है हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर बनता है और उसमें 1:8 का रेशियो होता है. मतलब क्या कि वाटर कंपाउंड का जो एटम होता है, कौन एटम है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, वो दोनों का एक फिक्स रेशियो है क्या, 1:8. 1:9 नहीं होगा, 1:5 नहीं होगा, 1:10 नहीं होगा. ये फिक्स्ड है कि वो रेशियो क्या होगा, 1:8 में. दूसरा एग्जांपल आप गौर मान सकते हो, छोटू की अगर मैं बात करूं तो कार्बन कितना, 12 ग्राम रेशियो. O2 का मतलब क्या, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम. 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, देन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम. जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो 4 3 12, 4 8 32, मतलब क्या आया, 3:8. यानी कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा हमेशा 3:8 होगा. दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो कार्बन 12, हो गया आपका 16, तो 4 3 12, 4 4 16, क्या आया, 3:4. तो आप गौर मान सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का एटम का जो मास का रेशियो होगा वो 3:4 होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा वो हमेशा 3:8 होगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैं जब बात करूं तो उसमें 1:8 होगा. और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये 2 ग्राम हो जाएगा और ये क्या होगा, 32, तो आप देख सकते हो 1:16, क्या आया, 1:16. मतलब आपने क्या समझा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एटम्स होगा दैट विल बी इन द फिक्स्ड रेशियो बाय द मास, क्या रेशियो होगा, 1:16. फिर दूसरा एग्जांपल और भी देख लो, बहुत सारे एग्जांपल है. CH4, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम. हियर 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो दैट विल बी 4. तो क्या होगा, 4 4 4 3 12, क्या आया, 3:1. मतलब CH4 में 3:1 हो जाएगा. और एग्जांपल आप देखना चाहोगे, देख सकते हो, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कितना होता है, 32. मैंने बोला था ना कि जिस एटम का याद रखिएगा ऑड में एटॉमिक नंबर होगा उसका एटॉमिक मास
डबल से एक ज्यादा होता है, और जो इवन एटॉमिक नंबर होता है उसका डायरेक्ट एटॉमिक मास डबल होता है। O2 का मतलब क्या हो गया 32। तो देख सकते हैं ये हमेशा 1:1 में रहेगा। तो इस तरीके से हमने जो बातें अभी पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या जोसेफ साहब कहते हैं, प्राउड साहब कहते हैं कि दुनिया में कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है दैट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मास। सिंपल। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। टॉपिक हमारा है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब एटम के बारे में बताए, एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिए, और जो भी बातें बताया उनका नाम रखा गया, उस चीज को नाम एक अलग नाम दिया गया पोस्टुलेट। उनका एक थ्योरी बनाया गया तो उसका नाम रखा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आइए उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो फाइनली आपके स्क्रीन पे है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में डाल्टन्स पोस्टुलेट भी कहते हैं। इसी को डाल्टन्स पोस्टुलेट भी कहा जाता है। मैंने अभी जस्ट कहा कि पोस्टुलेट किसको कहते हैं, कि डाल्टन साहब ने एटम्स के अबाउट जो भी सारी बातें बताई वो सारी बातों को एक अलग नाम दिया गया पोस्टुलेट, और उस थ्योरी उसको हम लोग थ्योरी भी कह सकते हैं। तो फाइनली नाम रखा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने फर्स्ट थ्योरी में उन्होंने कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। बेशक मतलब उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में जितनी भी सारा मैटर है दैट ऑल आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और उस स्मॉल पार्टिकल का क्या नाम रखा गया, परमाणु, एटम रखा गया। क्लियर है। दूसरे जंक्शन में उन्होंने क्या कहा, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल प्रोसेस। ये समझने वाली बात है। उन्होंने क्या कहा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है इसके बारे में, क्योंकि डिमेरिट पढ़ेंगे तो इसमें देखने को आपको मिलेगा। उन्होंने कहा क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप मान लो कि ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो क्या आप वहां ऑक्सीजन क्रिएट कर लोगे, नहीं कर सकते ना। उन्होंने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें अगर हम कोई एटम नहीं ले रहे हैं तो उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, अगर क्रिएट नहीं कर सकते हो तो इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के जरिए। बातें समझ में आ रही ना। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल प्रोसेस। क्लियर है। कोई भी रिएक्शन लिए, केमिकल सब्सटेंस लिए, है ना, और उसमें हम कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन लिए नहीं तो कैसे क्रिएट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए थर्ड में क्या कह रहा है, all the atoms of a given element are the same in identical in size, mass, chemical property। बहुत ही शानदार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा है कि all the atoms of the given element, मतलब कोई एलिमेंट है, मान लो कि मैं Fe की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, Fe की बात। तो Fe की बात जब कर रहा हूं, Fe आपका एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में आप देख सकते हो कि ये इसका क्या होगा, एटम होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या होगा, एटम होगा, है ना। तो आयरन एलिमेंट का ये जो एटम्स होगा, इस एटम का साइज भी सेम होगा, हर एटम का मास भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, सब चीज क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। सेम एलिमेंट का एटम, आयरन क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट किससे बना होता है, छोटे छोटे एटम से बना होता है। तो इस आयरन एलिमेंट का एटम क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, किसमें, मास में, साइज में, शेप में, etc। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या करा है, atoms of different elements have different sizes, masses and chemical property। बेशक इन्होंने कहा, यहां पे कहा कि सेम एलिमेंट का एटम जो होगा वो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा बेशक डिफरेंट होगा। मान लो कि मैं ऑक्सीजन है, यहां पे बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन एलिमेंट है तो इसका एटम होगा छोटा छोटा, ये सब तो सेम होगा। लेकिन आयरन की बात करूं, आयरन एलिमेंट अलग है, तो आयरन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों के एटम को जब आप देखोगे तो पता यह चलेगा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करेगा। उन्होंने डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि सेम एलिमेंट हो तो उसका एटम भी सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट हो तो उसका एटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा इन साइज, मास एक्सेट्रा। उसकी बात है एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म कंपाउंड। बेशक डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आप केमिकली कंबाइन करोगे तो वो फॉर्म करता है कंपाउंड। जैसा कि हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले H2O, वाटर क्या है, वाटर में हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ये केमिकली कंबाइन करता है तो फॉर्म क्या कंपाउंड, और इस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। और लास्ट जो है 6 नंबर में कह रहे हैं डाल्टन साहब, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ different elements combine in whole number। बेशक
आपने अभी देखा कि H2O, तो H2O में क्या है, किस रेशियो में वो एटम्स कंबाइन है, 1:8 में। CO2 आपने देखा 3:4 में। तो ये क्या है, होल नंबर में, होल रेशियो में। कहने का सेंस हमारा क्या है, जैसे H2O जो आप देख पा रहे हो, तो H2O का मतलब 2:16 क्या आ जाएगा, 1:8, और 1:8 क्या है, ये होल नंबर में है। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी कंपाउंड जो होता है एटम्स या मॉलिक्यूल से बनता है, वो होल नंबर में होता है, होल नंबर के फिक्स रेशियो में होता है। तो यहीं पे आपका फिलहाल आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद है बातें आपको क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो थैंक यू।